इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है, इस देश को निजीकरण की आग में झोंका जा रहा है, इस देश के संवैधानिक चरित्र को लूटा जा रहा है, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाया जा रहा है और इस देश पर एक विचारधारा को थोपा जा रहा है कि आज तथागत बुद्ध के, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों पर खतरा है। और खतरा अंधश्रद्धा का है, खतरा मनुस्मृति का है, खतरा नफरत का है, हिंसा का है और खतरा एक धर्म का राष्ट्र बनाने वालों का है। हम उन लोगों के खिलाफ इस जगह ऐलान करते हैं जिस संविधान में तथागत बुद्ध के विचार हैं, जिस संविधान में संत कबीर, रैदास, पलटू दादू के विचार हैं, जिस संविधान में फूले अंबेडकर के विचार हैं, उस संविधान की हिफाजत के लिए लहू के आखिरी कतरे तक इन जालिम तानाशाहों के खिलाफ कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे ताकि हम बुद्ध के सपनों का भारत बनाने के एक दिशा में अपना योगदान दें। और इसलिए बुद्ध के सपनों में प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री, और इसीलिए मैत्री का संबंध कैसे है संविधान से? समानता, न्याय और बंधुता। तो बुद्ध के विचार संविधान में है कि नहीं? बुद्ध के विचार हमारे संविधान में है जब वो करुणा की बात करता है। आज तो इंसान इंसान का गला काटने को तैयार है, तथागत बुद्ध तो जीवों पर भी दया करने की बात। क्योंकि आज आपस में हमको बांटा जाता है कि घर में ही लड़ाई करो ताकि असली दुश्मन को पहचान नहीं। इसीलिए तो लड़ाया जाता है। ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, एससी को एससी से लड़ा दो, एसटी को एससी से लड़ा दो। सब आपस में लड़ते रहेंगे तो असली दुश्मन को पहचानेंगे नहीं। और इसलिए जब वो आलोचना करते तो मैं बुरा नहीं मानता, मैं चुपचाप सुन लेता हूं और मैं एक शेर बोलता हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। तालाब में पानी पीने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को आंदोलन करना पड़ा था। वो लोग आज डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनाकर पूजने की बात करते हैं। और जब पानी पी करके डॉक्टर अंबेडकर लौट रहे थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था कि नहीं हुआ? डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ था कौन? मैं जानना चाहता हूं। औरंगजेब था, बाबर था, श्रीलंका भूटान से कोई आया था या लंदन से कोई आया था? ये था कौन? डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े होने वाले लोग कौन थे? हम ये जानना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इस देश को समता का भारत बनाना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक दल में कैद मत होने देना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अगर एक दल के होते तो महाराष्ट्र में उनके नाम पर 4 दल के काम कर रहा हो। समझदार को इशारा काफी। 2-4 बातें नहीं मेल खाती है, कोई बात नहीं। आओ हम एक होते हैं और मुट्ठी बांध करके कहते हैं संविधान आपको भी चाहिए, संविधान हमको भी चाहिए और एक होकर के हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ें। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और लड़ाई उन लोगों से लड़नी है जो संसद भवन के गलियारे में खड़े होकर कहते थे कि आजकल एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लिए होते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल जाता। पहचान गए ना ये भाषण किसने दिया था? अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। पापा अगर होम मिनिस्टर हैं तो बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाएगा और उनका बेटा बेटी कभी धर्म बचाने नहीं जाएगा। और वही नेता रोज धर्म के नाम पर इस देश के आम बच्चों को लड़ाते हैं ताकि आपके बेटा बेटी जाकर के दंगे में मरे और उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ाई करता है। बचाना अपने आने वाली पीढ़ियों को इन दंगाइयों से। इसलिए एक होने का वक्त है। एक पिता जब अपने 4 बेटों को लड़ता देखता था तो जाते आते उनको बुलाया और बड़ी पुरानी सी कहानी है साहब। 4 को एक लकड़ी दिया, कहा तोड़ो, टूट गई। फिर सब लकड़ी को एक जगह इकट्ठा करके कहा तोड़ो तो नहीं टूट पाए। हम 90% की बात करते हैं, किसान है, कमेरा है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, हम ट्राइब्स के हैं और जो भी संविधान को मानता है हम सबको मानते हैं। लेकिन हमारे लोग अगर एकजुट होकर के अपने महापुरुषों के विचार नहीं बचा पाएंगे तो क्या हम बचा पाएंगे इस देश को रहने लायक? बुद्ध के सपनों का भारत तब बनेगा जब हर गांव में स्कूल होगा और हर गरीब बच्चे के हाथ में कलम और किताब होगी, वरना इसके बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बन सकता। दिल्लीवरून विशेष आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित झालेले या देशाचे प्रसिद्ध प्रबोधनकार सन्माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर यांचं सुद्धा
आम्ही या ठिकाणी पुष्पगुच्छ शाल देऊन त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आम्ही जाहीर सत्कार करतो आहे. मित्रांनो, टाळ्या वाजवण्यामध्ये कंजूसी करू नका. सर्व समिती पदाधिकारी यांना विनंती आहे की त्यांनी सन्माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. आणि आपल्याला प्रबोधन करण्यासाठी दिल्लीवरून यादव सर आलेले आहेत, त्यांचं आपण मार्गदर्शन ग्रहण करावं एवढी सर्वांना विनंती आहे. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाचे सन्माननीय प्राध्यापक आणि या देशामध्ये अत्यंत कमी कालावधीमध्ये आपलं नाव लौकिक करणारे आमचे परम मित्र सन्माननीय आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर यांना मी विनंती करतो की या ठिकाणी उपस्थित सर्व जनसमुदायाला आपल्या मार्गदर्शनातून मंत्रमुग्ध करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर. शुक्रिया संचालक महोदय. महाप्रज्ञा बौद्ध विहार समिति तिरोड़ा तरफे के इस बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों को और इस मंच के सामने बैठे आप तमाम लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हुए मैं आप सबके बीच में क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद करता हूं. सबसे पहले मला मराठी येत नाही तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं हिंदी में अपनी बात कहूं और आप समझ जाते हैं. और ये अच्छी बात है कि विचारधारा की बात जब वैचारिक मंच पर होती है तो वो बात संप्रेषित हो जाती है, वो बात पहुंच जाती है जहां तक पहुंचना होता है. तो सबसे पहले मैं महाप्रज्ञा बौद्ध विहार समिति के इस शानदार आयोजन के लिए मैं पूरी आयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस आयोजन में हमें आमंत्रित किया. और ये जगह भी ऐसी है और हमारे पूर्व आमदार साहब अभी बात कर भी रहे थे उसी संदर्भ में कि पहले जब ये गोंदिया और भंडारा एक जिला हुआ करता था तो हम सबके महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस जगह से चुनाव भी लड़े और लंबे समय तक संघर्ष की जमीन के रूप में इधर काम किया. आज हम सब लोग जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पहला गुरु बनाया था, जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रज्ञाशील करुणा का, मैत्री का, सत्य और शांति का पैगाम दिया, इंसान और इंसान को बराबर बना करके इंसानियत का पैगाम दिया, हम सब तथागत बुद्ध को नमन करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं. तो यह आज के वक्त का एक जरूरी आयोजन है, क्योंकि आज दुनिया को जिस विचार की जरूरत है उस विचार का पूरा दर्शन बुद्धिज्म में है. इसलिए आज के दौर का सबसे जरूरी विषय बुद्ध को याद करना है. और जब भी दुनिया में जब हिंसा का बोलबाला हो,
हर तरफ नफरत का माहौल हो, हर तरफ इंसान को इंसान से लड़ाने का माहौल हो, ऐसे वक्त में उस विचार पर बात करना जो इंसान को इंसान से मोहब्बत का पाठ पढ़ाता है, हमारे दौर का सबसे जरूरी सवाल बन जाता है। क्योंकि बुद्ध का विचार मेरे हिसाब से वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक ऐसे विचार हैं जो जब जब इंसानियत पर खतरा महसूस होगा, अपने विचारों से बुद्ध हर दौर में रोशनी दिखाते हुए मिलेंगे। वो कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि विचारों का कभी अंत नहीं होता है। व्यक्ति गुजर जाते हैं, इंसान गुजर जाते हैं, कुछ वक्त उनके लोग उन्हें याद करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा था। और भारत तो ऐसा देश है कि गुजरने के बाद सब अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन इसी देश में हम बहुत सारे ऐसे महापुरुषों को जानते हैं, उनके गुजरे 100 साल हो जाएं, उनके गुजरे 1000 साल हो जाएं, या आज तकरीबन 2-2.5 हजार साल बाद भी तथागत बुद्ध उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2,500 साल पहले थे। इसलिए वो व्यक्ति नहीं, विचार हैं, और विचारों का कभी अंत नहीं होता। और इसलिए हम इस बुद्ध जयंती के दिन, जो कि जयंती अभी कुछ रोज पहले बीती है, और आज उसी उपलक्ष्य में चूंकि ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये कितना बड़ा दिन है। 3 घटनाएं तथागत बुद्ध के जीवन की, उनका जन्म होना, उन्हें ज्ञान प्राप्त होना, और उनका महापरिनिर्वाण, तीनों इसी तारीख को पड़ता है। इसलिए ये बहुत खास तारीख बन जाती है, और ऐसा संयोग बहुत कम दुनिया में देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे दिन हम अपने उस वैचारिक पुरखे को याद करते हैं, और इसलिए याद करते हैं कि उनके विचारों में वो बातें थीं जिसकी आज हमारे समाज को जरूरत है। मिसाल के तौर पर पहली बात, तथागत बुद्ध जब प्रज्ञा की बात करते थे अपने उपदेशों में, अपने जीवन शैली में, वो कहते थे कि तर्क और विवेक से सोचो, प्रज्ञा से सोचो, बुद्धि से सोचो। और मैं पूरी आयोजन समिति को एक और बात के लिए अभी बधाई दूंगा कि आज के वक्त में जिन विद्यार्थियों ने अपने कलम और किताब से एक अच्छा मुकाम हासिल किया, उन विद्यार्थियों को यहां सम्मानित किया है। मैं उन तमाम विद्यार्थियों को अपनी तरफ से भी बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रमों की इस देश को जरूरत है। हम जिन विद्यार्थियों को यहां बुलाकर सम्मानित करते हैं, और एक बच्ची ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया, और उसने भी यही बात कही कि हम जब पढ़ लिख करके एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, तो आप जब हमें सम्मानित करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि इस सपने को पूरा करने में हम अकेले नहीं हैं, और हमारे साथ इतने लोगों का मनोबल साथ में रहेगा। इसलिए ऐसे जितने भी बच्चे आए, अगली बार और ढेर सारे बच्चों को सम्मानित करने का मौका मिले, मैं इस बात की भी कामना करता हूं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। यही बच्चे कल बाहर निकल करके एक अच्छे नागरिक बनेंगे और उस समाज की बेहतरी का काम करेंगे। और इसलिए इस बौद्ध विहार समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि तथागत बुद्ध अपने विचारों में जिंदा है, और जब वो प्रज्ञा की बात करते थे, जब वो बुद्धि विवेक की बात करते थे, तो वो बनाना चाहते थे, ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसमें सब लोग प्रज्ञा की बात करें, बुद्धि विवेक की बात करें। तथागत बुद्ध से उनके लोगों ने जब पूछा कि आपका सबसे बड़ा पैगाम क्या है, और जो मेरा सबसे प्रिय वाक्य है, मैं वहां से तथागत बुद्ध को याद करता हूं। उन्होंने कहा कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कह रहे हो तो भी सच मत मान लेना,
ढेर सारे लोग कह रहे हो तो भी सच मत मानना, जो तुम्हें सच लगे वही सच मानना। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए तथागत बुद्ध हमारे लिए ज्ञान की रोशनी का नाम है। आप खुद से अपने दीपक बनो और आप जानो कि सच क्या है, आप जानो कि इंसानियत क्या है, और वो जानने का रास्ता, अपने को पहचानने का रास्ता प्रज्ञा से होकर गुजरता है। और इसलिए जब भी आज मैं तो 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहा। हमारे अभी पूर्व एक सज्जन बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रबोधन करते हैं। मुझे आज भी लगता है कि अभी तो हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है, हम केवल उन्हें पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे हिम्मत लेते हैं और आने वाले वक्त को जगाने की कोशिश करते हैं। हम तो बहुत छोटे से जरिया हैं, असली काम तो इन महापुरुषों ने किया जिनको हम आज यहाँ पर बैठकर शान से याद करते हैं। और इसलिए हम तथागत बुद्ध को यहां से याद करते हुए ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध को बचाना, बुद्ध की प्रतिमा और मूर्ति को बचाना नहीं है। बुद्ध उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में कैद नहीं है, वरना दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी तथागत बुद्ध की, उसके बाद बनी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। लेकिन जो लोग उनके विचारों से डरते हैं वो उनकी मूर्तियों को का कबूल कर लेते हैं। हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों तक से डर जाते हैं और रात के अंधेरे में भी उन्हें तोड़ने का काम किया करते हैं। ये मूर्तियां केवल मूर्तियां नहीं, ये अपने विचारों को समेटे हुए हमारे सामने मौजूद हैं कि हाँ, कल कोई लड़ा था एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए, तुम भी उनके दुनिया बनाने के सपने को पूरा करने के विचार को आगे ले जाना। और इसलिए मुझसे अगर आप पूछें तो मैं ये कहता हूं कि प्रतिमा या मूर्ति पहला काम ये करती है कि जिस आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं कि उनके पूर्वजों ने किया क्या था, वो कम से कम प्रतिमा देखते हैं तो ये पता तो चलता है कि हमारा पुरखा कोई तथागत बुद्ध था, संत कबीर था, संत रैदास था, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद था, कोई ज्योतिबा फूले था, कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर था, कोई ईरी रामास्वामी नायकर पेरियार था। तब जाकर के हमें आज अच्छा पहनने, अच्छा खाने, अच्छा पीने का मौका मिला, वरना ये दुनिया हमारे लिए बराबर नहीं थी और हमें अपमानित किया जाता था। ये सम्मान दिलाने का काम, ये अधिकार दिलाने का काम, और आज आंख में आंख डाल करके किसी भी हुकूमत से सच की बात कह लेने की हिम्मत देने का काम इन हमारे महापुरुषों ने हजारों साल के इतिहास में किया। उनका कर्ज हमारे ऊपर है क्योंकि हम उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद हम यहां नहीं होते। मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में रहने वाला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। तो अक्सर मुझे यह लगता था कि हमारे परिवार वालों ने जगह जमीन को गिरवी रखकर, अपना पेट काट कर एक एक रुपया हमारे लिए जोड़कर हमें अगर यूनिवर्सिटी पढ़ने न भेजा होता तो आज हम कहीं नहीं होते। और ये सच भी है। लेकिन जब अपने विचारों को जाना, जब अपने इतिहास को जाना, तब हमने ये महसूस किया कि हमारे जैसे घर वाले जाने कितने बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर वो कभी कामयाब न होता। हम यहां कभी नहीं पहुंच पाते अगर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम यहां नहीं पहुंच पाते। ये रास्ता तो बाबा साहब के संविधान ने हमें दिया, और उस संविधान को जब मैं पढ़ता हूं तब मैं पाता हूं कि तथागत बुद्ध अपनी प्रतिमा में कैद नहीं है, वो भारत के संविधान में है। और जो संविधान समता और न्याय की बात करता है तब वो बुद्ध की बात करता है। तथागत बुद्ध एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें समता हो, न्याय हो, और इसलिए वो प्रज्ञा की बात करते थे, बुद्ध विवेक तर्क की बात करते थे। और मैं उन विद्यार्थियों को इसलिए भी बधाई देता हूं कि हम वो थोड़े से लोग हैं जिनके हाथ में कलम और किताब पहुंच पाए। ये बच्चे आज पढ़ रहे हैं तो कम से कम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हैं।
ये पुराने लोग जितने यहां पर बैठे होंगे वो जानते होंगे कि जब भारत गरीब था तो सबको सरकारी शिक्षा फ्री में देता था। गलत तो नहीं कह रहा। स्कूल में नाम मात्र की फीस हुआ करती थी, 1 रुपए। पहले तो आना चलता था, 4 आना 8 आना ऐसे हमारी तरफ बोला जाता था, नाम मात्र की फीस। और इसका मकसद क्या था? कोई गरीब पैदा हो गया तो इसका अर्थ ये कतई नहीं कि उसे शिक्षा भी ना मिले, उसे तालीम भी ना मिले। और अगर शिक्षा महंगी होगी तो गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और भारत जैसा देश जिसमें 90 से 99% गरीब जातियों में बटे हुए थे, बहुजन जिसे आप कहते हैं, वो वही तो थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, जो हाथ से मेहनत करता था, जो श्रम करता था, वही गरीब भी था। मेहनत करने का पूरा दाम नहीं मिलता था इस देश में, और हुकूमत थोड़े से लोग किया करते थे, पहले भी और बाद में। अगर भारत आजाद होता और शिक्षा महंगी हो जाती तो क्या गरीबों के बच्चे पढ़ पाते? पिछड़े दलितों के बच्चे पढ़ पाते? कभी नहीं पढ़ पाते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में जो संविधान बना, उस संविधान की मूल चेतना क्या थी? आपकी जेब में कितना पैसा है इससे तय नहीं होगा कि आपके बच्चे को शिक्षा कैसे मिलेगी। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि सबको शिक्षा मिले। इसलिए एक जमाने में नारा लगा करता था कि सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। यह नारा लगा करता था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। यानी सरकार, और सरकार का पैसा कोई अपने घर का पैसा तो होता नहीं। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। नहीं साहब, देने वाले आप कौन हैं? जो 5 किलो अनाज दे रहा है वो अपने फूफा के घर से पैसा लाया नहीं, वो पैसा तो इस देश की जनता का है, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से वहां पहुंचता है, तो जनता के ऊपर खर्च होता है। पैसा तो लेकर भागने वाले कुछ और लोग हैं, और जिनका पैसा माफ भी कर दिया जाता है। पता है आपको, लाखों करोड़ रुपए एनपीए माफ किया जाता है उद्योगपति का। गरीब आदमी किसान अगर है तो अगर ट्रैक्टर भी ले ले लोन पर तो वसूली करने वाला घर से ट्रैक्टर उठा ले जाता है। गलत तो नहीं कह रहा। इसका मतलब यह है कि राज्य का पैसा जनता का पैसा होता है, और जनता जिस देश में 90% अगर गरीब है और शिक्षा आपने महंगी कर दी तो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तथागत बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा अगर इस देश में शिक्षा नहीं होगी, हर हाथ में कलम नहीं होगी। लेकिन आज मैं पहली बात जो आपके बीच में तथागत बुद्ध को याद करते हुए कह रहा हूं, वो पहली बात यह है, तथागत बुद्ध के सपनों का भारत तब बनेगा जब हर हाथ में कलम और किताब होगी, प्रज्ञा होगी, और प्रज्ञा से बुद्धि विवेक का भारत बनेगा। अंधश्रद्धा और पाखंड का भारत तथागत बुद्ध के सपनों के भारत के खिलाफ है। तथागत बुद्ध के सपनों के भारत में अंधश्रद्धा नहीं थी, प्रज्ञा थी। और ये बच्चे जो स्कूल से पढ़कर निकले हैं, ये अपने स्कूल में जब पढ़ते हैं तो विज्ञान पढ़ते हैं। बताओ, गलत तो नहीं कह रहा। पढ़ते हैं घर विज्ञान, और घर में लौटेंगे तो कुछ और पढ़ेंगे, तो भारत आगे बढ़ेगा क्या? बड़ा गंभीर प्रश्न है ये। दुनिया कहां जा रही है और हम कहां जा रहे हैं साहब? हमारे देश में चूंकि ये सियासी मंच नहीं है, लेकिन इशारे में भी एक बात कहना जरूरी है। वे लोग तथागत बुद्ध की बात कर सकते हैं क्या जो हर हाथ से कलम छीन करके हथियार देना चाहते हैं, तलवार देना चाहते हैं? अगर आप हर हाथ में हिंसा की बात करोगे तो यह बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बनेगा। भले ही आप अमेरिका में जाकर कहो कि मैं उस देश से आया हूं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया था, और भारत में लौटो तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े रहो, इससे बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बन सकता। ये झूठ है, क्योंकि बुद्ध चाहते थे हर हाथ में कलम हो, प्रज्ञा हो, बुद्धि विवेक से काम करे। और आपने क्या किया? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। महाराष्ट्र
के लोगों, जरा आप खोज कर पिछले 20 साल का इतिहास खोजना। गवर्नमेंट स्कूल आपके नए खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं पुराने? जरा आप बताओ, गलत तो नहीं कर रहा। मैं पिछली बार नागपुर में एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जब आया तो प्रोफेसर्स ने मुझे आकर बोला कि 52,000 स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल थे बाहर महाराष्ट्र के, या तो वो क्लोज हो गए या अपने बगल के स्कूल में मर्ज कर दिए गए। जिस समय नए स्कूल खोले जाने थे आप पुराने बंद कर रहे हैं क्योंकि बजट नहीं है, शिक्षा देने के लिए बजट नहीं है देश के पास। फिर बजट कहां जा रहा है? मैं नागपुर से चल के यहां तक आया तो एक ही कंपनी का नाम हर जगह दिख रहा था, जिसको पूरा भारत जैसे लग रहा है दे दिया गया है। वहां बजट की कमी नहीं। दूसरा एग्जांपल, भारत में पिछले कुछ वर्षों में 1.5 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। और सरकारी स्कूल में तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अनपढ़ होंगे। मिडिल एजुकेशन में गवर्नमेंट की पॉलिसी यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 45,000 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थे, अगले 20 साल में उनको क्लोज या मर्ज करके 15,000 पर घटाना है। ये बुद्ध के सपनों का भारत बनाना है क्या? थर्ड एग्जांपल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14 साल रहा, और देश के किसी विश्वविद्यालय में आप डेटा निकाल कर देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी का फंड कम कर दिया गया, सरकार पैसा नहीं देगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे वर्ण व्यवस्था थी ना हमारे देश में, कुछ मुख से पैदा हुए। हालांकि ये देश अजूबा है, अकेला दुनिया में। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होने का लिखा है इतिहास। हमारे यहां लिखा है कि कोई मुख से, कोई भुजाओं से। इट्स हैपन ओनली इन, अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन लोगों की भावनाएं हाथ हो जाती हैं। हमारे एक पुरखे की किताब है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और मेरी सारी डिग्री ओरिजिनल है, इसलिए किताब के संदर्भ से बात करूंगा। एक किताब है आपके महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक विचारक महात्मा ज्योतिबा फूले की। उस किताब का नाम है गुलामगिरी। एक किताब पढ़ लीजिएगा, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि हमारे पुरखे कैसा वैज्ञानिक सोच वाला भारत बनाना चाहते थे। प्रज्ञा, तथागत बुद्ध को याद करना, उस प्रज्ञा पर हो रहे हमले से बुद्ध के विचारों को बचाना होगा। तथागत बुद्ध को याद करना, बुद्ध को पूजना नहीं है, वरना पूजने का काम तो वो लोग भी करते हैं जो मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। मूर्ति तो वो भी बना रहे हैं, और मैं जब वो कह रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। मैं सुबह नागपुर से ही आया हूं, समझदार को इशारा काफी। तो वो भी चाहते हैं कि बड़ी बड़ी मूर्तियां बन जाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, बड़ी बड़ी प्रतिमा बन जाए महात्मा ज्योतिबा फूले की, और तथागत बुद्ध को तो अवतार ही बना दिया था। गलत तो नहीं कह रहा? बुद्ध के मानने वालों, बुद्ध को अवतार बनाने वाले लोग कौन थे? जो तथागत बुद्ध अवतारवाद को मानते ही नहीं थे। तथागत बुद्ध का विचार कितना पढ़ा जाएगा जब तो सोचा जाएगा कि बुद्ध का नाम वो लोग भी ले रहे थे जो कुछ और विचार रखते थे, और तथागत बुद्ध कहते थे कि आत्मा और ईश्वर होता ही नहीं। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना भावनाएं आहत हो जाएंगी। वैसे भी मौसम खराब है, समझदार। अच्छा, सब मैं ही बोलूं तो आप क्या करोगे? आप भी तो सोचते हो कि लक्ष्मण यादव दिल्ली से आया है, इसी पर मुकदमे हो जाए। थोड़ा जोखिम आप भी उठाओ और पढ़ो बुद्ध को कि तथागत बुद्ध ने अपने विचारों में लिखा क्या है, और उसको गांव गांव ले चलना हमारी जिम्मेदारी है। बुद्ध को पूछने की जरूरत नहीं है, बुद्ध को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अब पढ़ती नहीं है, और अगर पढ़ेगी नहीं तो समझेगी कैसे कि बुद्ध का मतलब क्या है। और बुद्ध को मैंने पहला याद किया प्रज्ञा से, बुद्धि से, और आज उसी बुद्धि और प्रज्ञा पर खतरा मंडरा रहा है। और कैसा खतरा मंडरा रहा है साहब? देश के विश्वविद्यालय, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय, मेरी एक किताब है, कभी मौका मिले इंटरनेट पर खोज करके पढ़िएगा, प्रोफेसर की डायरी,
सुना है आपने? मैंने अपनी किताब में यह बात लिखी है कि एक प्रोफेसर कलम और किताब की ही तो बात करेगा, लेकिन हमारे वक्त में कलम और किताब पर पहरेबारी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देश में कितनी है? 45 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और 45 यूनिवर्सिटीज में से यहां मेजॉरिटी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के लोग होंगे मेजॉरिटी में। तो जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जनरल नॉलेज का। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कितने हैं? मेरा मानना है एक भी नहीं। अगर होंगे तो मुझे बताइएगा। शेड्यूल ट्राइब के कोई एक ट्राइब यूनिवर्सिटी है, उसके हैं बस। ओबीसी के एक आध कोई है। और आबादी कितनी, पॉपुलेशन कितनी? 90%। यानी 100 में 90 आबादी इस देश में एससी, एसटी और ओबीसी है। तो अगर 100 यूनिवर्सिटी इस देश में है तो उसमें से 90 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एससी, एसटी, ओबीसी होते, तब न सबका भारत बनता, तब न सबका साथ, सबका विकास होता। और यह ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में हुआ, पहले भी ऐसा ही होता था। तो यूनिवर्सिटी में 44 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक ही कम्युनिटी के हैं। ये सबका भारत है क्या? तथागत बुद्ध ऐसा भारत नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट का डेटा एनालिसिस कर लीजिएगा। तब मैंने अपनी किताब में लिखा कि जब नए यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज खोले जाने थे तो पुराने भी बंद हो रहे हैं। तो बताओ ये प्रज्ञा का भारत बनेगा कभी? कैसा भारत बनेगा? मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज का नाम है लक्ष्मीबाई कॉलेज, गूगल करना। उस कॉलेज के प्रिंसिपल अपने क्लासरूम में गोबर लगा रही थी, और जब किसी ने पूछा कि आप ये अंदर गोबर क्यों लगा रही हो, तो उसने कहा कि जब एयर कंडीशन काम नहीं करेगा तो इस गोबर से ठंडा रहेगा। बताओ ये प्रज्ञा का भारत है क्या? ये बात तो गोबर, जो लोग पशुपालक थे, कृषक थे, वो भी हमारे पुरखे अगर कम पढ़े लिखे थे तब भी इतना समझते थे कि गोबर खाने की चीज नहीं है, खेत में डाल करके अनाज पैदा करने की चीज है। और आज क्या हो रहा है कि उसमें विज्ञान ढूंढा जा रहा है। ये बुद्ध के सपनों का भारत बनाया जा रहा है क्या? मैं बड़ा कठिन सवाल आपसे पूछने आया हूं। आप अभी इंटरनेट पर एक वीडियो सर्च करिएगा। एक आदमी कह रहा है चीन जैसे देश में कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें लाखों रोबोट काम कर रहे हैं। इंसान नहीं की जरूरत है, रोबोट से काम चल रहा है। और ये जो नौजवान यहां पर होंगे वो जानते होंगे, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, सुना है क्या उसके बारे में? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। उसने क्या किया, पिछले दिनों दिल्ली में एक कार्यक्रम था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। चीन से एक रोबोट मंगाया और भारत में टेलीविजन पर कहा कि मीट टू ओरायन, हमने इसे डेवलप किया है। जबकि बाद में चीन वालों ने कहा कि ये तो हमारा है और हमने इसे इंटरनेट पर बेचने के लिए अवेलेबल किया है, 2 लाख रुपए दो, आप भी ले जाओ। तो आप तो बाहर से चुरा करके ले आ रहे थे और कह रहे थे कि ये हमने डेवलप किया। इसका मतलब आप अपने देश के विश्वविद्यालयों को आगे नहीं बढ़ा रहे। जब इस देश के विश्वविद्यालय बने तो उन विश्वविद्यालयों में कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोचे, निषाद, मल्ला, किसान, कमेरा, इनके बच्चे वहां पर पढ़ने जाने लगे तो रिजर्वेशन का विरोध किया जा रहा था। क्या ये बुद्ध के सपनों के, प्रज्ञा के भारत को बनाएंगे, बचाएंगे आप इस तरह? बुद्ध के सपनों का भारत तब बनेगा जब हर गांव में स्कूल होगा और हर गरीब बच्चे के हाथ में कलम और किताब होगी, वरना इसके बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बन सकता। ये पहली बात मैंने प्रज्ञा से जोड़ करके की। और प्रज्ञा में आज की तारीख में हमारे इसी महाराष्ट्र में 3-4 नाम मैं लेता हूं महाराष्ट्र के लोगों, जरा आप याद हो तो बताना। एक सज्जन का नाम था नरेंद्र दाभोलकर, भूल गए कि याद है? दूसरे सज्जन का नाम था कलबुर्गी, पंसारे।
और इन लोगों की हत्या हो गई। क्यों हुई थी पता है? क्योंकि वो अंधश्रद्धा के खिलाफ तर्क और विज्ञान की बात करते थे, और कुछ लोग थे जिन्हें उनकी तर्क और विज्ञान की बात पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मार दिया। एक कहानी छोटी सी सुनाऊं आपको। एक राज्य में एक राजा था, बहुत जालिम था। उस राजा के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले वो उसे मार डालता था। एक बार एक कवि ने एक कविता लिखी अपने वक्त के राजा के अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। उसने इस आदेश दिया कि हाथी के पैरों के नीचे इस कवि की गर्दन को कुचला दिया जाए और इसे सजाए मौत दे दी जाए। उसकी एक बहुत छोटी सी बच्ची थी। एक दिन उस बच्ची ने अपनी मां से पूछा कि मां, उस राजा ने मेरे पिता को क्यों मारा? तो मां ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता की लिखी हुई एक कविता राजा को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। उस बच्चे ने जो कहा था उसमें पैगाम छिपा है। तिरोड़ी के लोगों, आप समझना उसको, कि उस बच्चे ने कहा कि अगर मेरे पिता की कविता राजा को नहीं अच्छी लगी तो वो दूसरी कविता लिख देता, उसने हमारे पिता की हत्या क्यों करवा दी। आज दाभोलकर, पंसारे और कलबुर्गी के जितने कातिल हैं वो बाहर हैं, और पंसारे, कलबुर्गी और दाभोलकर जिस अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ रहे थे उसकी बहार आई हुई है। जो जितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात करेगा उतनी ऊंची कुर्सी पर पहुंचता चला जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा। अगर ऐसा भारत आप बना रहे हो तो आप तथागत बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बना रहे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और बुद्ध के मानने वालों के ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास करना चाहते हैं। अंधश्रद्धा से अपने आने वाले बच्चों को बचाकर प्रज्ञा वाला भारत बनाना है, बुद्ध के सपनों के भारत को बनाना है। इसलिए अपने बच्चों को इस तरह के किसी भी पाखंड और अंधविश्वास से बचाइएगा और उनके हाथ में कलम और किताब पहुंचाइएगा। और आप एक और निवेदन, किताब पढ़ने की आदत डालें। और एक और बात गुजारिश के साथ, अगर अच्छी लगे तो मानिएगा, आप कहीं भी जाते हैं, किसी की भी पार्टी में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो फूल, माला और गुलदस्ता मत लेकर जाइए। आप एक पतली सी किताब लेकर जाइए और किताब भेंट करिए। ये फूल, माला, गुलदस्ता तो मुरझा जाएगा 24 घंटे के बाद, लेकिन किताब जहां रहेगी विचारों को रोशन करती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को दिशा दिखाएगी। इसलिए जब भी बुद्ध जयंती मनाइए, बुद्ध के विचार क्या थे उसकी पतली पतली बुकलेट लोगों में बंटवाइए और उनसे गुजारिश करिए कि आप भी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने विद्यालय में, अपने ऑफिस में बुद्ध के 10 विचार लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जाने कि बुद्ध क्या थे, तब माने कि बुद्ध कौन थे। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि हम लोग जैसा भारत बनाना चाहते हैं वो बुद्ध के सपनों का भारत। और इसलिए हम आपसे ये कहने आए हैं कि बुद्ध के विचार में करुणा थी। हमने वंदना की। उस वंदना में अभी हमारे साथी आ रहे थे और गाड़ी से आते हुए बीच में कई रास्ते पड़े, तो उन्होंने बताया, हमने पूछा इस जगह के बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए, एक कहानी तो इसकी ये है जो आज चल रही है, लेकिन असली कहानी कि यह एक बुद्धिस्ट स्थल था। तथागत बुद्ध के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, उनके बुद्ध विहार के, उनके अपने तमाम बौद्ध स्तूपों के। मेरे मन में एक विचार आया कि जहां जहां बुद्ध के अवशेष थे उनमें से 90% जगहों पर किसी और का कब्जा है। गलत तो नहीं कह रहा? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताना। बड़े बड़े देश में ऐसे स्थल हैं जो एक समय में बुद्धिस्ट स्थल थे, आज वहां पर बुद्ध नहीं है। और अगर बुद्ध की प्रतिमा है तो किसी और रूप में है। समझदार को इशारा काफी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वाक्य लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष ब्रह्मनिज्म और बुद्धिज्म का है।
एक ताकत ऐसी है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ दे देना चाहती है, और एक ताकत है जो मुट्ठी खोल देना चाहती है कि जिसको जितना हक है उसको उतना हक मिले, समता और न्याय मिले। और समता और न्याय के विचार को हम बुद्धिज्म कहते हैं, और समता न्याय के विचार का एक किताब है जिस किताब का नाम है भारत का संविधान, और उस संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी। आज आपके विचार कहां हैं? और फिर एक और कठिन सवाल पूछ दूं, बुद्ध के विचारों के खिलाफ युद्ध सबसे पहले भारत में छेड़ा किसने? कोई बाहर से आया था क्या? कौन था वो जो बुद्ध के विचारों के खिलाफ था? और जिस देश में बुद्धिज्म पैदा हुआ वही खत्म कर दिया गया। आसपास के देशों में बुद्धिज्म फैल गया, वहां के लोग विदेश से आकर के पूछते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर कुशीनगर है, आप सब जानते होंगे। और वो कुशीनगर जहां तथागत बुद्ध के आज भी जीवन का सबसे अंतिम समय वहीं बीता था। बड़े बड़े देश वहां पर आकर के झुक जाते हैं, उस मिट्टी को चूम करके माथे से लगाते हैं और वापस लौटकर एक रोशनी और एक हिम्मत पाते हैं। और आज इस देश में बुद्ध के विचारों पर इतनी पाबंदी। मैं अभी ये सवाल तो पूछ ही नहीं रहा कि जिस जगह तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, आज भी वहां पर आंदोलन करना पड़ रहा है कि ये जो हमारा बौद्ध विहार है, इस कमेटी में कम से कम हमें तो रहने दो, ये बाहर के लोगों को उसमें मत रखो। आज तक उसकी मांग पूरी नहीं हुई। गलत तो नहीं कह रहा? जोर से बुद्धिज्म का नारा लगाकर नमो बुद्धाय बोलना उनको भी आता है जो बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहते। आज भी बोध गया में आंदोलन चल रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, बंद है, क्योंकि अगर बुद्ध के लोग जाग गए तो बुद्ध का हिसाब होने लगेगा तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। तथागत बुद्ध कुशीनगर में लेटे हुए हैं। आपने देखा होगा, अगर वहां गए होंगे तो देखे होंगे वो लेटी हुई प्रतिमा। मुझे उम्मीद है मैं जब वहां गया, और मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश में, मैं ओबीसी कम्युनिटी का हूं। इस देश में तो एक साजिश ये भी चली गई कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो केवल शेड्यूल कास्ट के नेता थे। भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को मिटाने की कोशिश की गई। पढ़े लिखे लोग जानते समझते होंगे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे जो जैसा भारत बनाना चाहते थे। क्या आजादी के बाद भारत उस दिशा में आगे बढ़ा? क्या महाराष्ट्र के लोगों एक और सवाल का जवाब देना। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा का आखिरी भाषण, 26 नवंबर 1949 को संविधान इस देश को मिला। दुनिया में इतना खूबसूरत संविधान दूसरा शायद कोई नहीं होगा। और 29 नवंबर 1949 को संविधान के विरोध में कुछ लोग अनशन पर बैठ गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते थे और कुछ लोग उनकी शव यात्रा निकालने लगे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसे कुछ लोग कह रहे थे कि यह विदेशी है, हम इस संविधान को नहीं मानते। अगर हम इस इतिहास को पूछने लग जाएं तो बहुत लोगों को लगेगा कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ना है। और ये वही लोग हैं जो 300 साल पुराना बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध की बात करने से उनको डर लगता है। और यही कोशिश की गई डॉक्टर अंबेडकर के साथ। ओबीसी कम्युनिटी के बीच ये जाने ही नहीं दिया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनके नायक भी हैं। हिंदू कोड बिल अगर लागू न होता इस देश में तो इस देश की हिंदू महिलाएं घरों में कैद रहती। उन्हें आजादी दिलाने का काम, महिलाओं को धार दिलाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया। और उन्होंने कहा कि महिला घर में ही नहीं कैद रहेगी, वो बाहर निकलकर पढ़ करके अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस करके देश को चलाने का काम करेगी। अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के अगुवाई में संविधान न बना होता तो अनुच्छेद 340 न होता, जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, अदर बैकवर्ड क्लास को। उसका रास्ता बाबा साहब ने बनाया था।
इस देश को जानने नहीं दिया गया कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया, ओबीसी के लिए क्या किया। हम लोग भी पहले नहीं जानते थे, जब हमने पढ़ा, हमने जाना, तो आज पूरे देश में बड़ी शान से कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है, लेकिन मेरे लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेरे महानायक हैं। और मैं इस बात को बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर किसी जाति के नेता नहीं थे। उन्होंने एक जाति के अधिकार के लिए नहीं काम किया, उन्होंने पूरी मानवता को आजाद दिलाने और समता और न्याय की बात की। लेकिन उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किसने किया? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पूरी रचनाएं किस सन में प्रकाशित हुई, मैं पूछूंगा आपसे तो शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा। 1980 के बाद पब्लिश हुई उनकी कंप्लीट राइटिंग। तो विरोध कौन कर रहा था? पहले भी किसी और की हुकूमत थी और आज भी किसी और की हुकूमत है। कल भी उनको डॉक्टर अंबेडकर से डर लगता था और आज वाले को भी लगता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। 14 अप्रैल की छुट्टी कब हुई? 1990 में, जब सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ थी, जिसमें मान्यवर कांशी राम की भूमिका है, जिसमें सोशलिस्ट आंदोलन करने वालों की भूमिका है। और वीपी सिंह की सरकार में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिला, छुट्टी घोषित हुई और सब कुछ हुआ। और उसी समय मंडल आंदोलन में बीपी मंडल की एक सिफारिश लागू हुई थी और कुछ लोग मंडल के विरोध में कमंडल लेकर निकल गए और बाद में कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। दिल्ली पहुंचने के बाद उनको अपनी जाति याद आती है और आज भी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं है। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन केवल 2 जगह है, गवर्नमेंट एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, दोनों प्राइवेट। रिजर्वेशन खत्म, बजाओ ताली और बोलो जय भीम नमो बुद्धाय। ये हाल है इस देश का। जितना तेजी से उन्होंने सारी शिक्षा और सारी नौकरी बेच दिया, रिजर्वेशन खत्म। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर न होते तो चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री न बन पाता। ये वाक्य बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते तो थे कि दूध बेचने वाले, कपड़ा धोने वाले, मैला उठाने वाले, बकरी चराने वाले, खेत में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले के भी बेटा और बेटी पढ़ लिख करके डीएम, सीएम और पीएम बने। इसीलिए उन्होंने इस देश को इतना प्यारा संविधान दिया और आप उस संविधान को खोखला करते हो और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनाकर पूजने की बात करते हो। सीधी सी बात है, ये लड़ाई आर पार की है। आपको वोट डालने का अधिकार नहीं था इस देश में। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान में प्रावधान किया और उस समय की संविधान सभा ने प्रावधान किया। पहले अमीरों को हक था, गरीबों को नहीं था। पढ़े लिखों को हक था, अनपढ़ों को नहीं था। पुरुषों को हक था, महिलाओं को नहीं था। शहरियों को हक था, गांव वालों को नहीं था। ताकत, हुकूमत कौन तय करता था? राजा रानी के पेट से पैदा होता था। बाबा साहब के संविधान के बाद राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होता है। और एक वोट एक कीमत, और एक कीमत हर व्यक्ति की बराबर। ये संविधान ने ताकत दी थी। और आज 2026 में जब आप खड़े हो तो इस देश की 90% आबादी कहती है कि जिस मशीन में वोट डलता है, हमको यकीन नहीं कि वो मशीन हमारा वोट सही जगह ले जाती है और हमारे वोट की चोरी हो रही है। बताओ, ये डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बन रहा है? ये सवाल पूछना कहीं राजनीतिक बात नहीं करना है, लेकिन जिस देश की 90% जनता को यकीन ही ना हो कि उसके वोट का अधिकार सुरक्षित है, तो बताओ संविधान सुरक्षित है? फिर संविधान पर माथा टेकने वाले ने यह तय कर लिया था कि यह संविधान है, तो पैर में जो था वो बराबर में बैठने लगा। संविधान ने ही तो ताकत दी, संविधान ने ही तो बराबरी दी, संविधान ने ही तो हक और अधिकार का एहसास कराया। संविधान नहीं था तो खटिया पर सब बराबर नहीं बैठते थे। महाराष्ट्र के लोगों गलत तो नहीं कह रहा। संविधान नहीं था तो जाति देख करके इसी महाराष्ट्र में 1927, बहुत दिन नहीं बीता है, 26-27 कितने दिन बीता, तालाब में पानी पीने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को आंदोलन करना पड़ा था। वो लोग आज डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनाकर पूजने की बात करते हैं। और जब
पानी पी करके डॉक्टर अंबेडकर लौट रहे थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ था कौन? मैं जानना चाहता हूं। औरंगजेब था, बाबर था, श्रीलंका भूटान से कोई आया था या लंदन से कोई आया था? ये था कौन? डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े होने वाले लोग कौन थे? हम ये जानना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इस देश को समता का भारत बनाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर से नफरत किसको हो सकती है? मैं तो समझकर हैरान हूं। जो इंसान और इंसान को बराबर करने की बात करे, उसने रास्ता दिया था कि बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा। और इसलिए बुद्ध के सपनों में प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री, और इसीलिए मैत्री का संबंध कैसे है संविधान से? समानता, न्याय और बंधुता। तो बुद्ध के विचार संविधान में है कि नहीं? बुद्ध के विचार हमारे संविधान में है जब वो करुणा की बात करता है। आज तो इंसान इंसान का गला काटने को तैयार है, तथागत बुद्ध तो जीवों पर भी दया करने की बात करते थे। वो जीवों पर भी दया करने की बात करते थे। वो पंच विकार को मानते थे कि ये विकार है। सम्यक चरित्र के 8 अष्टांगिक दर्शन है, पढ़ के देखिए क्या है। और आज दुनिया किस रास्ते जा रही है? भारत में कोई बैठा है वो रोज एक धर्म वाला दूसरे से लड़ जाए, एक जाति वाला दूसरे से लड़ जाए, अमीरों को गरीबों के खिलाफ खड़ा कर दो। ये बुद्ध के सपनों के भारत का मैत्री है क्या, या करुणा है? बुद्ध के सपनों के भारत में प्रेम था, और आप नफरत फैला रहे हो इस देश में। महाराष्ट्र के लोगों कुछ दिन पहले आपके यहां भी नहीं चलता था, कब्र खोदो, भूले तो नहीं? क्यों खोदो? उसको अपना करने दो, आप अपना करो, और इस देश को केवल चलने दो तो संविधान से चलने दो, और किसी चीज में मत बांटो इस देश। और इसलिए बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व पर मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आज तथागत बुद्ध के, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों पर खतरा है, और खतरा अंधश्रद्धा का है, खतरा मनुस्मृति का है, खतरा नफरत का है, हिंसा का है, और खतरा एक धर्म का राष्ट्र बनाने वालों का है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में एक धर्म की बात नहीं की गई थी, और आज खुलेआम नफरत का माहौल। इसलिए आज मोहब्बत की बात करना तथागत बुद्ध के सपनों का भारत बनाना है। कभी आपने रिले मशाल देखी? और ये मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात को अब समेटूंगा। ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो आंधी तूफान आया, आयोजकों को भी हैरानी हुई कि लगता है कार्यक्रम हो नहीं पाएगा। लेकिन अब जाकर के ये लग रहा है कि ये कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए पहले कुदरत ने टेम्परेचर घटाया, और देखिए अब इतनी कुर्सियां भर गई हैं। जब कुदरत से लड़ते हुए हम एक कार्यक्रम कामयाब कर सकते हैं, तो बताओ मनुस्मृति मानने वालों से लड़ करके हम इस देश का संविधान बचाने की लड़ाई क्यों नहीं जीत सकते? तो इस बात को यहां से एक इंसान की तरह लेके जाना है। कभी भी हमारी लड़ाई आसान नहीं रही, आज कुदरत से तो कल किसी और से, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की है। मैं आया जब इस आयोजन में, तो हमारे आयोजन समिति के कुछ लोग आए और कहे कि जब आपका नाम यहां पर बुलाने के लिए प्रस्तावित हुआ, पोस्टर बैनर चला, तो अपने ही कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं नहीं, ये तो एक उधर के हैं, इनको क्यों बुला रहे? तो मैंने भी उनसे यही निवेदन किया, कि जिस समय इस देश में, अच्छा एक गंभीर बात बताऊं, ओबीसी के बीच में जितना मैंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इन दिनों काम किया है, किसी और ने किया? उन लोगों ने, विरोध करने वालों ने मेरी तारीफ की। दिल छोटा, नाक बड़ी, फिर एकता कैसे बनेगी? थोड़ी तारीफ तो करते। मैं गुजारिश करता हूं अपने परिजनों से, मैं उन सबको अपना परिवार मानता हूं। वो राजनीतिक दल अलग हो सकता है, लेकिन समाज में जब हम बैठे तो हम सारे मतभेद भुला दें और केवल
आप भी संविधान को चाहते हो, हम भी संविधान को चाहते हैं। आप भी बाबा साहब के विचारों को मानते हो, हम भी मानते हैं। आप भी चाहते हो कि ये बुद्ध के सपनों का भारत बने, हम भी चाहते हैं। तो चलो हम सब मिनिमम अलायंस कर लेते हैं और छोटा मोटा कोई झगड़ा होगा तो बाद में बैठकर सुलझा लेंगे। आओ हम एक साथ एक जगह एक मुट्ठी बांधें और ताकि 90% लोगों का भारत बनाए। यही तो मेरा निवेदन है। क्योंकि आज आपस में हमको बांटा जाता है कि घर में ही लड़ाई करो ताकि असली दुश्मन को पहचान न पाओ, इसीलिए तो लड़ाया जाता है। ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, एससी को एससी से लड़ा दो, एसटी को एससी से लड़ा दो। सब आपस में लड़ते रहेंगे तो असली दुश्मन को पहचानेंगे नहीं। और इसलिए जब वो आलोचना करते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता, मैं चुपचाप सुन लेता हूं। और मैं एक शेर बोलता हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अपनों से क्यों लड़ना? हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी लड़ाई नागपुर में बैठे उस संगठन से है जो इस देश के संविधान पर खतरा है और हम इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने सारे मतभेद भुला करके एक होने की कोशिश करेंगे। हां, उस बड़े खतरे से रोक लेंगे देश के संविधान को, तो फिर बैठकर आपस में बात कर लेंगे। जहां हम गलत वहां हम मान जाएंगे, जहां आप गलत वहां साथ में आ जाना। बड़ी लड़ाई है और छोटे दिल से नहीं लड़ी जा सकती, और बड़ी लड़ाई किसी एक दल से भी नहीं लड़ी जा सकती। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक दल में कैद मत होने देना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अगर एक दल के होते तो महाराष्ट्र में उनके नाम पर 4 दल क्यों काम कर रहा होता? समझदार को इशारा काफी। इसलिए आज वक्त बहुत खराब है। अगर तथागत बुद्ध चाहते थे कि प्रज्ञाशील करुणा मैत्री हो और हमारे में ही मैत्री नहीं, तो फिर हम कैसे भी उनकी बात करेंगे? और अतीत की किसी की गलती हो तो दिल बड़ा करके उसे माफ करने का हुनर रखना, और कोई गलती किया हो तो उसको मान लेना कि हाँ हमसे गलती हुई। अगर हमसे गलती ना होती तो हुकूमत हमारी होती कि नहीं होती? अब एक आखिरी में एक और बात कह दूं। महाराष्ट्र महात्मा फूले की क्रांति भूमि है। महाराष्ट्र छत्रपति शाहू जी महाराज की क्रांति भूमि है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की क्रांति भूमि। महाराष्ट्र ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम की संत आंदोलन की मानवतावादी भूमि, और महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कर्म भूमि। महाराष्ट्र में हुकूमत किसकी? समझदार को इशारा काफी। सारा विचार यहां, और विचारों पर कहां एका हो पाई। अब तो कम से कम बैठकर अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है कि कहीं गलती हमसे तो नहीं हुई। उनकी कमी गिनाने के लिए मैं तो रात भर भाषण दे सकता हूं, और पढ़ा लिखा आदमी हूं और सारी डिग्री ओरिजिनल रखता हूं। मैंने कभी नाली के गैस से चाय नहीं बनाई। लेकिन इस बात का करने का क्या मतलब कि आप दुश्मन की तो कमी गिना दिए, अपनी कमी पर कब हम बात करेंगे? कहीं तो हमसे चूक हुई। ओबीसी कम्युनिटी को भी ये आज समझने का वक्त है कि ओबीसी कम्युनिटी के जितने लोग हैं, किसान का मेरा, कहीं हमसे भी गलती हुई और हमारे आपस में खाई पैदा हो गई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचार हो या महात्मा ज्योतिबा फूले का, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 3 गुरु बनाते हैं। तथागत बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले, तीनों में से एक भी गुरु अपनी जाति का नहीं बनाते। और हम अपनी जाति देखकर पार्टी चुनते हैं, हम अपनी जाति देखकर नेता चुनते हैं, और हम अपनी जाति देखकर वक्ता बुलाते हैं। फिर किससे बाबा साहब की बात करोगे? और इसलिए मैं कहता हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं, जब तक हम नहीं पढ़े थे हम नहीं जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन हमने जब से पढ़ा तब से जाना कि डॉक्टर अंबेडकर ने वो किया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जब तक संविधान बचा रहेगा, संविधान के नाम पर पैर में चप्पल और सिर पर मुकुट पहनने का रास्ता रखती है। और वो काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। वरना मैं जाते आते एक बात कह दूं, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, यादव, उत्तर भारत में बड़े मजबूत हैं। और एक आदमी यादव कथा कहने लगा था, 15 साल से चुरकी रखा था,
अचानक कुछ लोगों को पता हुआ कि ये इस जाति का है, उसको पकड़ के उसकी चुर्की कटवा दी। तब लोगों को लगा कि हैं जाति के नाम पर हमारे साथ भी भेदभाव। हमको तो लगता था कि केवल शेड्यूल कास्ट के साथ होता था। इसका मतलब कि दर्द हमारा और आपका एक है। तो जब हमारा रिश्ता दर्द का है तो दवा भी क्यों न चलो साथ मिलकर खोजते हैं। और दवा तो हमारे महापुरुषों ने खोज रखी है, केवल हमें उसको आपस में बांटना है। इसलिए वक्त बहुत कठिन है और मुश्किल है। ये चक्रवात जो कुदरत ने दिया, ये चंद घंटे भी रहा और चला गया, सुनहरा मौसम छोड़ गया। लेकिन कुछ लोग इस देश के संविधान के ऊपर खतरा बनकर आए हैं और फैसले की घड़ी है कि अब इस देश में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। सारे लोकतांत्रिक संस्थान अगर गुलाम हो जाएंगे तो फिर लड़ोगे किससे? केवल ओबीसी एससी आपस में लड़ते रहोगे कि लक्ष्मण यादव से लड़ते रहोगे? बचा लो उससे संविधान को जिसकी वजह से लड़ने की जगह तो बची रहे। इसलिए एक होने का वक्त है। एक पिता जब अपने चारों बेटों को लड़ता देखता था तो जाते आते उनको बुलाया और बड़ी पुरानी सी कहानी है साहब। चारों को एक एक लकड़ी दिया, कहा तोड़ो, टूट गई। फिर सब लकड़ी को एक जगह इकट्ठा करके कहा तोड़ो, तो नहीं टूट पाई। और उसके बाद उसको एकता का पैगाम मिला। हम 90% की बात करते हैं, किसान है, कमेरा है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, हम ट्राइब्स के हैं, और जो भी संविधान को मानता है हम सबको मानते हैं। लेकिन हमारे लोग अगर एकजुट होकर के अपने महापुरुषों के विचार नहीं बचा पाएंगे तो क्या हम बचा पाएंगे इस देश को रहने लायक? इसलिए मैं जाते आते आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, किताब कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़-ए-बाम होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उसका हिसाब होगा। आज नफरत की आग जितनी तेज फैलेगी, बुद्ध उतने याद किए जाएंगे। और बुद्ध की बात करना मोहब्बत की बात करना है। बुद्ध की बात करना प्रज्ञाशील करुणा की बात करना है। बुद्ध की बात करना हर हाथ में कलम और किताब देखने की बात करना है। बुद्ध की बात करना मोहब्बत की बात करना है। और बुद्ध की बात करना समता और न्याय की बात करना है। आज इस देश में अगर हम संविधान की मूल चेतना को नहीं बचा पाए तो 25 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमसे एक सवाल करेंगी, तुम जब थे तो संविधान था। यह आखिरी वाक्य मेरा है। मैंने भी बहुत कुछ कुर्बान किया है। जिस प्रोफेसर की नौकरी में आज 2 लाख से 3 लाख सैलरी हर महीने की है, हमने ठुकरा दी ऐसी नौकरी क्योंकि वहां आरएसएस का गुलाम बनना पड़ता था और हमने गुलामी चुनी नहीं, इसलिए हमने उस नौकरी को कुर्बान कर दिया। और 14 साल बाद भी उस प्रोफेसर की डायरी से निकल आए। आप पढ़ना मेरी किताब इंटरनेट पर मंगा के, प्रोफेसर की डायरी। हमने लिखा है कि अगर आप एक विचारधारा का गुलाम बनाओगे तो जिनकी बात हम करते हैं गुलाम थोड़े ही थे। डॉक्टर अंबेडकर भी तो नौकरी नहीं कर पाए, 10 दिन कर पाए थे। वेटिंग फॉर अ वीजा एक किताब बता के जा रहा हूं। फाइल फेंक कर चपरासी देता था। घर बताने में किराए पर घर नहीं मिल रहा था। गलत जाति बता करके तब रहते थे और एक दिन आए तो देखिए सामान बाहर पड़ा हुआ है। कौन थे वो लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को रहने का घर नहीं देते थे? वो नौकरी नहीं कर पाए। और गुजरात के सयाजी बाग के बड़ोदरा में वो जगह है जहां डॉक्टर अंबेडकर रोए थे और संकल्प लिए थे कि अगर मैं इतना पढ़ लिख कर आया, मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, तो मेरे समाज के साथ कितना होगा। और वही संकल्प लिया कि जब तक इस जातिवाद को खत्म नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे ऊपर कर्जा डॉक्टर अंबेडकर के उस संकल्प का है, इसलिए हम नौकरी का गुलाम नहीं बने, अपनी विचारधारा को बचा करके अपने साथ लेकर चले जाए। और इसलिए हम कहते हैं हम किसी की आलोचना से घबराने वाले नहीं है। हमने अपना रास्ता चुना है और हमने चुना है कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने भी बहुत कुर्बानी दी। आज बहुत सारे लोग जान के दुश्मन बने रहते हैं कि ये बहुत वैचारिक बात बोलता है। उनको आपके आमदार खासदार से डर नहीं लगता। वो तो चाहते हैं कि हर एक जाति का एक एक पॉलिटिकल पार्टी बना दो और उसका एक एक नेता को मंत्री और सांसद बना दो। गलत तो नहीं कह रहा? कुल्हाड़ी जंगल के चुनाव में कुल्हाड़ी प्रचार कर रही थी
कि जंगल की लकड़ियों हमें चुनाव में वोट डाल देना, क्योंकि हमारे भीतर जो लकड़ी लगी है वो तुम्हारी जाति की लगी है। तो अपनी अपनी जाति बचाओगे तो जंगल कटेगा। हम जंगल को बचाने के लिए आए हैं, इसलिए जाति देखकर अपना मसीहा और नायक नहीं चुनना है। और ओबीसी को हर समय इम्तिहान देना पड़ता है कि अगर तुम ओबीसी हो तो बताओ शुद्ध अम्बेडकरवादी हो कि नहीं हो। क्यों इम्तिहान लेना साहब? दो चार बातें नहीं मेल खाती, कोई बात नहीं, आओ हम एक होते हैं और मुट्ठी बांध करके कहते हैं संविधान आपको भी चाहिए, संविधान हमको भी चाहिए, और एक होकर के हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और लड़ाई उन लोगों से लड़नी है जो संसद भवन के गलियारे में खड़े होकर कहते थे कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लिए होते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल जाता। पहचान गए ना ये भाषण किसने दिया था? पप्पा अगर होम मिनिस्टर हैं तो बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाएगा और उनका बेटा बेटी कभी धर्म बचाने नहीं आएगा। और वही नेता रोज धर्म के नाम पर इस देश के आम बच्चों को लड़ाते हैं ताकि आपके बेटा बेटी जाकर के दंगे में मरे और उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ाई करता है। बचाना अपने आने वाली पीढ़ियों को इन दंगाइयों से, और इसलिए हम आपके बीच में खड़े हैं। और इसलिए वो हमसे बहुत चिढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने अपने एजेंट हर जगह छोड़ रखे हैं कि इनको आपस में लड़ाते रहो। न लड़ना मेरे लोगों, आज वक्त बहुत खराब है। अगर हम इस संविधान को नहीं बचा पाए तो अगली बार जब ये कार्यक्रम होगा यहीं पुलिस खड़ी रहेगी और एक आदमी खड़ा रहेगा सिपाही और कहेगा कि अगर आपने कुछ भी हुकूमत के खिलाफ बोला तो कार्यक्रम कैंसिल और सबको जेल में डाल देंगे। अब उस समय से अगर बचाना है तो हम सबको इस देश में संविधान को बचाना होगा और पहचानना होगा कि संविधान को किससे बचाना है, संविधान पर खतरा कौन है, संविधान को कौन बर्बाद कर रहा है और संविधान किसकी आंख में चुभता है। जो न्याय नहीं चाहता, जो समता नहीं चाहता, जो शिक्षा हर हाथ में कलम नहीं चाहता, उनसे संविधान को बचाना है। इसलिए पहचानिए अपने आसपास उन लोगों को जो लड़ रहे हैं के लिए। और जब ये बौद्ध विहार बने तो पूरे 1 साल कार्यक्रम चलाइए। मैं आखिरी में सुझाव देकर जा रहा हूं, जहां जहां गरीबों के बच्चे मिले उनको मुफ्त में शिक्षा देने के लिए अपना फंड रेज करिए और गरीबों के हर हाथ में कलम और किताब देने का खर्चा हम पढ़े लिखे लोग और नौकरी वाले लोग उठाएंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो अंधविश्वास और पाखंड से बचेंगे और झूठ से बचेंगे। इसलिए हर हाथ में बच्चों को शिक्षा देने का काम हम करेंगे और शिक्षा से ही बदलाव आएगा। शिक्षा बचेगी तो सब कुछ बच जाएगा। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए, एक अविद्या ने इतने अन्य अत्याचार किए। हमारे महापुरुषों ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी और मैं आपसे कहने आया हूं, शिक्षा आज के हुकूमत वालों ने बेच दी है। गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बताओ, ये बुद्ध के सपनों का भारत है। इसलिए पढ़ना मेरे लोगों। भोजपुरी पता नहीं आप लोग कितना समझ पाओगे। हमारे यहां भोजपुरी में एक कविता कहती है कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैहा, यानी नमक रोटी खाना और जिंदगी बिता लेना। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैहा, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। भले ही तुम ना पढ़ पाए हो लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैया, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा और पढ़ा लिखा भैया कलमिया में जान बा। शिक्षा ही हमें बचाएगी। और जितनी महिलाएं आई हैं मैं उनको बहुत धन्यवाद देते हुए कहता हूं कि जहां भी अपने घर में बेटों को शिक्षा दो और उससे ज्यादा शिक्षा बेटियों को दो, ताकि उनमें से भी कोई क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले पैदा हो, तब जाकर के कोई ज्योतिबा फूले बनेगा और सब मिल करके इस भारत को शिक्षित भारत बनाएंगे। और जब शिक्षित भारत बनेगा तभी बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा। जब समझदार भारत बनेगा तभी बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा। और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, नफरत की लड़ाई, धर्म की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हम मोहब्बत की बात करें, लेकिन याद रखना, कोई अगर कहीं आपके आसपास किसी पर अन्याय अत्याचार हो तो कमजोर के साथ खड़ा होना बुद्ध के सपनों की बात करना है। कमजोर का साथ देना समाजवाद की बात करना है और कमजोर के न्याय के लिए लड़ना बाबा साहब के संविधान की बात करना है।
इसलिए आखिर में जाते आते मैं केवल महाप्रज्ञा बौद्ध विहार समिति को धन्यवाद देते हुए, हमारे ऊपर कर्ज है संविधान का, हमारे ऊपर कर्ज है इस देश में महापुरुषों के सपनों के कुर्बानियों का। आने वाली पीढ़ी हमसे एक सवाल पूछेगी, महाराष्ट्र के लोगों, जब ये संविधान खोखला हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? जब आरक्षण खत्म करने के लिए सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी बेची जा रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? जब भारत में इतना गरीबी फैला दी गई कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज सरकार दे रही तब पेट भर रहा, और 100 अरबपतियों में एक भी SC ST OBC नहीं है, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे न्यायाधीश नहीं, तुम्हारे प्रोफेसर नहीं, तुम्हारे वाइस चांसलर नहीं, तुम्हारे कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, देश चलाने में तुम कहीं हो ही नहीं, तब तुम क्या कर रहे थे? जंगल में आग लगी और एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी। बाकी हंस रही थी कि इतनी बड़ी आग तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से बुझेगी। उस चिड़िया का जो जवाब था वो मेरा आखिरी पैगाम है। उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए मैं अपना सब कुछ दांव पर रखकर जान जोखिम उठाकर इस आग को बुझाने का काम करूं। इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है, इस देश को निजीकरण की आग में झोंका जा रहा है, इस देश के संवैधानिक चरित्र को लूटा जा रहा है, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाया जा रहा है और इस देश पर एक विचारधारा को थोपा जा रहा है। हम उन लोगों के खिलाफ इस जगह ऐलान करते हैं जिस संविधान में तथागत बुद्ध के विचार हैं, जिस संविधान में संत कबीर, रैदास, पलटू दादू के विचार हैं, जिस संविधान में फूले अंबेडकर के विचार हैं, उस संविधान के हिफाजत के लिए लहू के आखिरी कतरे तक इन जालिम तानाशाहों के खिलाफ कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, ताकि हम बुद्ध के सपनों का भारत बनाने के एक दिशा में अपना योगदान दें। और इसीलिए प्रज्ञा का भारत, शील का भारत, करुणा का भारत, मैत्री का भारत बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबने इतना प्रेम और सम्मान दिया, इस सम्मान से हिम्मत बढ़ती है कि उन जालिमों से हमारे पुरखे नहीं डरे तो हम क्या डरेंगे? क्या आंख में आंख डालकर, संविधान हाथ में लेकर ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय और समता न मिल जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर।